तो आज का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन पार्ट 4। ओके। इस लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि शुगर केन का सारे कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस जो हैं वो कवर कर सकें। सबसे पहले कंटेंट में देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे आज। वाटर मैनेजमेंट देखेंगे, कितनी इरिगेशंस, कब कब हमने इरिगेशंस प्रोवाइड करनी है। अर्थिंग अप क्या होती है, कैसे की जाती है शुगर केन में। उसके बाद क्रॉपिंग क्या होती है, ये कैसे होती है, की जाती है शुगर केन में। ओके। उसके बाद डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट कौन से होते हैं जो कि शुगर केन को अटैक करते हैं। बीड मैनेजमेंट कैसे करेंगे शुगर केन में। और लास्ट जो है हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। हार्वेस्टिंग के लिए क्रॉप कब तक रेडी हो जाएगी, और जो एवरेज यील्ड है वो हमें कितनी मिलेगी शुगर केन। ओके। तो वाटर मैनेजमेंट, water requirement of cane is high as varies with the region। जो अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग जो वाटर रिक्वायरमेंट्स होती हैं शुगर केन की, वो ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू अदर क्रॉप्स। बाकी क्रॉप्स के कंपैरेटिव जो वाटर रिक्वायरमेंट्स होती हैं शुगर केन की, वो ज्यादा होती है, ज्यादा पानी चाहिए होता है शुगर केन को। इन टॉपिक्स वाटर रिक्वायरमेंट इज 2000 to 3000 mm. In subtropics, it reduces to the 1500 to 2000 mm। जो ट्रॉपिकल रीजन है उसमें 2000 से लेके 3000 mm तक वाटर चाहिए शुगर केन को। जो सब ट्रॉपिकल रीजन है जैसे पंजाब हरियाणा साइड, तो उसमें 1500 से लेके 2000 तक वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए इन मिलीमीटर। Under severe stress, the yield loss may be go up to 60 to 70%। पूरी वाटर अवेलेबिलिटी ना होने के कारण जो यील्ड है वो 60 से लेकर 70% तक यील्ड लॉस हो सकता है। ओके। तो वाटर अवेलेबिलिटी इज द मस्ट इन शुगर केन क्रॉप। वाटर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग फॉर्मेटिव एंड ग्रैंड ग्रोथ फेजेस इज मोर। जो वाटर रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्टार्टिंग के टाइम जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। ओके। जो फॉर्मेटिव ग्रोथ स्टेजेस हैं तब वाटर रिक्वायरमेंट जो है शुगर केन क्रॉप में एज कंपेयर टू मेच्योरिटी पीरियड, मेच्योरिटी फेज, वो ज्यादा होती है। जर्मिनेशन फेज जो है अप टू 60 डेज आफ्टर प्लांटिंग। जो जर्मिनेशन फेज होता है 60 डेज तक इसका जो फेज होता है, एक से लेके 60 डेज, 1 से लेके 60 डेज आफ्टर प्लांटिंग, प्लांटिंग करने के बाद वो जर्मिनेशन फेज बोला जाता है उसको। सेकेंड जो फेज है फॉर्मेटिव फेज, 60 to 130 डेज आफ्टर प्लांटिंग। और थर्ड जो है मेच्योरिटी फेज, लास्ट फेज जो है 250 से लेके 355 डेज आफ्टर प्लांटिंग। ये एवरेज जो डेज हैं क्रॉप के। फर्स्ट जो जर्मिनेशन फेज है, सेकंड फॉर्मेटिव फेज है, और थर्ड जो है मेच्योरिटी। अर्थिंग अप एक प्रोसेस होती है, काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसमें शुगर केन में। ओके। क्या होता है अर्थिंग अप में? अर्थिंग अप इज डन एट 90 to 120 डेज आफ्टर प्लांटिंग, कंसाइंस विद पीक टिलर स्टेज। अर्थिंग अप जो है मैन्युअली भी हम कर सकते हैं, और या ट्रैक्टर ड्रोन इम्प्लीमेंट्स हैं उनके हेल्प से भी कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। कब करनी है? 90 से लेके 120 डेज तक। अर्थिंग अप होता क्या है, मैंने अगर किसी को याद हो तो किसी लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि अर्थिंग अप जो है जब हम सोयल को रूट्स के पास इकट्ठा करते हैं। ओके। सॉइल जो सरफेस है उससे थोड़ी थोड़ी सॉइल को इकट्ठा करके हम रूट्स को कवर कर देते हैं, उस प्रोसेस को अर्थिंग अप बोला जाता है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमने जो है सपोर्ट देना होता है प्लांट को।
ओके, तो फॉर सपोर्ट हमने जो अर्थिंग अप है वो प्रोसेस करनी होती है। शुगर केन में ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, जिससे कि शुगर केन में लॉजिंग जो होती है उससे हम बच सकें। इट कैन बी डन आइदर मैनुअली और बाय यूजिंग अ ब्लॉक ड्रॉन ट्रैक्टर। जैसे मैंने अभी बताया, हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेड, और अगर एरिया हमारे पास ज्यादा है, लेबर कम है, तो हम इम्प्लीमेंट्स का भी यूज कर सकते हैं। Earthing up at the rate 120 days after planting, checks tillering, provides sufficient soil volume for root proliferation। जो रूट्स होती हैं उनको कवर कर सकते हैं, ओके, इजिली कवर किया जा सकता है, ताकि जो प्लांट है हमारा उसको सपोर्ट मिल सके, ताकि उसको लॉजिंग होने से हम लोग बचा सकें। 120 डेज आफ्टर प्लांटिंग अगर हम लोग ये अर्थिंग अप करते हैं, तो उससे जो टिलरिंग है प्लांट में वो भी अच्छी होती है। इट आल्सो प्रमोट्स बेटर सॉइल इरोशन एंड प्रोवाइड अ साउंड encourage or support the crop and thus preventing lodging and also control weeds। लॉजिंग को कंट्रोल करते हैं अर्थिंग अप से, और वीड्स को भी हम इससे, वीड्स की जो ग्रोथ होती है उसको कम कर सकते हैं, मतलब वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? जब हम सोयल किसी दूसरे सरफेस से सोयल को उठाकर अर्थिंग अप करेंगे, तो वहां पे अगर कोई वीड प्लांट है, तो जब हम उठाएंगे उसको तो वीड प्लांट भी कंट्रोल हो जाता है। अपरूटिंग, वीड प्लांट की जब अपरूटिंग हो जाती है तो वीड प्लांट जो है वो कंट्रोल इजिली कर सकते हैं। ओके, तो अर्थिंग अप के साथ साथ हम लोग जो है हीट कंट्रोल भी करते हैं, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। वन मोर अर्थिंग अप एट 180 डेज आफ्टर प्लांटिंग मे बी हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग लॉजिंग। अगर उसके बाद जैसे कि हम इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उससे सोयल जो है रूट से निकलकर दूसरे पार्ट में चली जाती है, मतलब फील्ड जो है वो लेवल हो जाता है ना, जैसे अप्लाई करते हैं इरिगेशन, तो दोबारा से जो उसी सोयल को इकट्ठा करके उस एरिया से दोबारा हम जो रूट्स हैं प्लांट की वहां पे लगाते हैं 180 डेज आफ्टर प्लांटिंग, तो उससे जो है लॉजिंग के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। प्लांट के जमीन पर गिरने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर क्रॉपिंग। क्रॉपिंग क्या होता है? क्रॉपिंग होता है कि जब हम बांध देते हैं, ओके, टाइंग अप ऑफ प्लांट, जब हम टाइंग अप करते हैं, प्लांट्स को बांध देते हैं, जब जैसा कि आप देख सकते हो कि कितने प्लांट्स को आपस में इन्होंने बांधा पड़ा है ना? क्यों? क्योंकि जो अगर एक प्लांट है उसका वेट जो है वो ज्यादा हो जाता है, वेट के कारण प्लांट की लॉजिंग हो जाती है, वेट ज्यादा होने के कारण प्लांट जो है जमीन पे गिर जाता है। तो ज्यादा प्लांट्स अगर होंगे और उन आपस में बंधे होंगे, तो उससे जो है प्लांट्स जमीन पे नहीं गिरेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, इम्पोर्टेंट स्टेप है शुगर केन में। क्रॉपिंग इज डन टू प्रिवेंट द क्रॉप अगेंस्ट लॉजिंग। लॉजिंग के अगेंस्ट हमने क्रॉप को प्रिवेंट करना है, बचाना है, तो हमें क्रॉपिंग जो है वो करनी पड़ेगी। ड्यू टू हैवी विंड्स एंड टू कीप द क्रॉप फील्ड ओपन फॉर प्रॉपर इरेशन। जो सेकंड इसका एम होता है क्रॉपिंग करने का, ताकि हवा जो है हर एक प्लांट को, जो फील्ड के बीचों बीच प्लांट लगे हैं, उनको जो इरेशन है वो अच्छी मिले, हवा जो है एयर फ्लो जो है वो अच्छा हो सभी प्लांट्स के पास। इसलिए भी इसकी जो क्रॉपिंग है, ये जो स्टेप है वो फॉलो किया जाता है। इट इज डन बाय टाइंग द केन टुगेदर यूजिंग ड्राई लीव्स एंड बॉटम ग्रीन लीव्स। ये जो ड्राई लीव्स हो जाते हैं, है ना, उनको भी यूज किया जा सकता है बांधने के लिए। कोई रस्सी वगैरह या कोई थ्रेड वगैरह यूज नहीं किया जाता। या तो जो नए जो ग्रीन लीव्स होते हैं, जो बॉटम में लगते हैं, है ना, तो उनका यूज किया जाता है, जहाँ जो पुराने ड्राई लीव्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिजीजेस।
कौन कौन सी डिजीजेस जो हैं वो शुगर केन को इफेक्ट करती हैं, शुगर केन में अटैक कौन कौन सी डिजीजेस का होता है। फर्स्ट जो है रेड रॉट, स्मट है, उसके बाद विल्ट डिजीज है, रेटून स्टंट डिजीज है, रेड स्ट्रिप है। रेड स्ट्रिप तो काफी फेमस डिजीज है, जिसमें कि जो शुगर केन है सभी ने देखी होगी। जो शुगर केन है बीच में से रेड होना स्टार्ट हो जाता है, केन जो है हमारा वो रेड हो जाता है, उसको रेड स्ट्रिप या रेड रोट बोलते हैं। मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, कैसे हम लोग इन डिजीजेस को मैनेज करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड का यूज करके कैसे हम इन डिजीजेस से प्लांट्स को बचा सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज सेलेक्ट हेल्दी सीड्स फॉर प्लांटिंग। जब हमने नई क्रॉप को प्लांट करना है, उसकी सोइंग करनी है, या प्लांटिंग बोल सकते हैं, प्लांटिंग करनी है, तो उससे पहले जब हमने सीड सिलेक्शन प्रोसेस होती है, सीड सिलेक्ट करना है, तो वो कोशिश करें कि अच्छा जो हेल्दी सीड है उसको सिलेक्ट किया जाए। फील्ड शुड बी मेंटेन एट प्रॉपर सैनिटेशन। फील्ड में प्रॉपर सैनिटेशन होनी चाहिए। फील्ड में कोई भी अगर पहले से डिजीज, प्रीवियस क्रॉप में कोई डिजीज है, तो उसको कंप्लीटली क्लीन किया जाना चाहिए, कंप्लीटली रिमूव होना चाहिए। पिछली क्रॉप का कोई भी रेजिड्यू जो है वो फील्ड में अवेलेबल नहीं होना चाहिए या प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। Ungerminated sets should be removed and fill the gap with new sets which should be treated before planting. जो गैप फिलिंग प्रोसेस होती है उसको अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा जरूरी नहीं कि जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो 100% हो। ओके, तो सभी बर्ड्स जो हैं वो जर्मिनेट हो ऐसा जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट कंपल्सरी। तो कुछ जर्मिनेशन परसेंटेज जो कम होती है, जहां जहां जर्मिनेट नहीं किया है, तो वहां से हमने जो नई बर्ड्स हैं वहां पे लगानी है। और ध्यान रखना है जो नई बर्ड्स हैं वो ट्रीट होनी चाहिए लगाने से पहले, ओके, केमिकल्स के साथ। सेकेंड और थर्ड जो केमिकल और मैकेनिकल मेथड है इन डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, ट्रीट द सेट्स विद हॉट वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 2 आवर्स। दिस गिव्स 100% कंट्रोल। जो सेट्स हैं उनको हॉट वाटर ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। 50 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वाटर का, ओके, एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए हमें उसमें उनको डिप करके रखना है। A temperature higher than this would kill the cane, and lower than this would specified enable the pathogen to survive. अगर टेम्परेचर रेंज 50 डिग्री से ऊपर जाती है तो उससे हमारा जो केन है, हमारा जो सीड है, जो सेट है, उसको जो उसकी जो जर्मिनेशन के चांसेस है उसको कम करेगा, मतलब उसको डैमेज करेगा। अगर टेम्परेचर 50 डिग्री से कम है तो उसमें जो अगर पैथोजेंस हैं सेट में, सीड में अगर कोई पैथोजन है तो वो किल नहीं होगा, ओके, मतलब वो सरवाइव करता रहेगा। तो जो टेम्परेचर रेंज है वाटर की, वाटर ट्रीटमेंट जब करते हैं तब 50 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। इरेटेड स्टेम थेरेपी एलिमिनेट्स द पैथोजन फ्रॉम द इन्फेक्टेड केन्स। जो इरेटेड स्टीम है, जो हॉट वाटर जैसे कि ट्रीटमेंट होता है, ऐसे ही हॉट एयर ट्रीटमेंट है, जो उससे भी पैथोजेंस को किल किया जा सकता है। इन्फेक्टेड केन्स जो हैं उसको ग्रो करने के लिए तैयार किया जा सकता है। यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन सीड कटिंग टूल्स which would reduce the chance of spread of pathogens from the infected to healthy sets। जो इम्प्लीमेंट्स हम लोग केन्स को काटने के लिए या बड बनाने के लिए जो भी इम्प्लीमेंट्स कोई कटर है, ओके, जैसे वो यूज करते हैं,
तो वो डिसइंफेक्टेंट होने चाहिए, मतलब वो सैनिटाइजर से साफ किए हुए होने चाहिए, ताकि अगर किसी एक प्लांट में कोई डिजीज का अटैक हुआ है तो वो उस इम्प्लीमेंट के साथ मिलकर दूसरे प्लांट तक ट्रांसफर ना हो सके। ओके, तो जो सैनिटाइजेशन है इम्प्लीमेंट्स का, वो भी 100% होना चाहिए। नेक्स्ट इज केमिकल। केमिकल मेथड्स कौन कौन से हैं? केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स दैट में बी यूज्ड ऑन केन कटिंग। केमिकल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि लाइसोल है, डेटॉल है, इथेनॉल है, मिरोल है, या रोकाल है। ओके, एटलीस्ट 5 minutes ऑफ contact with the cutting surface is needed to ensure disinfection। जो एटलीस्ट हमने 5 मिनट तक इन जो केमिकल्स हैं इनके साथ ट्रीट करना है सीड को, ताकि जो पैथोजेंस उसमें प्रेजेंट हैं वो 100% किल हो सके। नेक्स्ट जो डिजीज अटैक के बाद नेक्स्ट है इंसेक्ट पेस्ट। कौन कौन से इंसेक्ट हैं, कौन कौन से पेस्ट हैं जिनका की अटैक होता है शुगर केन क्रॉप में? ओके, इंसेक्ट पेस्ट ऑफ शुगर केन आर, फर्स्ट है हमारा अर्ली शूट बोरर, स्टार्टिंग के टाइम अटैक करता है। रूट बोरर है, जो जड़ों, जो रूट्स होती हैं उनको इफेक्ट करता है। टॉप बोरर है, ओके, स्टेम में। शुगर केन वाइट फ्लाई होती है, और ब्लैक बग। तो ये मेजर जो इंसेक्ट पेस्ट हैं, जो पेस्ट हैं, वो अटैक करते हैं शुगर केन क्रॉप को। अब इन इंसेक्ट पेस्ट से कैसे हम अपनी क्रॉप को बचा सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं? तो फर्स्ट हमारे पास इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो मेथड है वो है कल्चरल मेथड। ओके, यूज रेजिस्टेंट वैरायटीज लाइक CO 312, CO 421, CO 661 एंड CO 853 और CO 917। ये सारी वैरायटीज जो हैं ये रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं। तो रेजिस्टेंट वैरायटीज का अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उससे हम इन इंसेक्ट पेस्ट से अपनी क्रॉप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट जो है अर्ली प्लांटिंग ड्यूरिंग दिसंबर और जनवरी, एस्केप द अर्ली शूट बोरर। अगर हम अर्ली प्लांटिंग करते हैं, ओके, अर्ली सोइंग जो है, अर्ली प्लांटिंग से भी हम जो अर्ली शूट बोरर है उसके इंसिडेंट्स को कम कर सकते हैं। शुगर केन इंटरक्रॉप्ड विद डेंचा रिकॉर्डेड द लोएस्ट अर्ली शूट बोरर इंसिडेंट्स। अगर हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं, जो ग्रीन मैन्योरिंग ने हमने पढ़ा था, अगर हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो उससे जो अर्ली शूट बोरर के अटैक के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। ट्रैश मल्चिंग। मल्चिंग क्या होती है? मल्चिंग होती है जब हम कवर कर देते हैं फील्ड को, चाहे वो पॉलीथीन शीट से कवर करें या क्रॉप के रेजिड्यू से कवर करें। जब हम कवर कर देते हैं शीट को, फील्ड को, तो उसको हम मल्चिंग बोलते हैं। अगर हम जहां जहां पे प्लांट हमने लगा रखा है और बाकी जगह मल्चिंग की प्रोसेस जो है वो करें, और थिकनेस उसकी, जो भी मल्चिंग मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें, जैसे कि ट्रैश कर रहे हैं यूज, तो अगर थिकनेस उसकी 10 to 15 सेंटीमीटर तक हो, और ये सोइंग के 3 दिन बाद प्रोसेस ये कंप्लीट हो सकती हो, तो उस केस में जो इंसेक्ट पेस्ट का अटैक है जो कि सॉइल से ऊपर आते हैं, तो उससे कम किया जा सकता है मल्चिंग की हेल्प से। Ensure adequate moisture to bring down the soil temperature and increase humidity। जो मॉइस्चर कंडीशंस हैं वो अच्छी होनी चाहिए। अनफेवरेबल कंडीशन फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अर्ली शूट बोरर। जो अ, अगर अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं क्रॉप के लिए, ओके, अगर क्रॉप मॉइस्चर स्ट्रेस से सफर करती है तो उससे क्या होता है
कि जो अर्ली शूट बोरर है उसके अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, तो हमें इंश्योर करना चाहिए जो एडिक्वेट मॉइस्चर है, मींस इरिगेशन जो है हमने टाइम टू टाइम इरिगेशन जो है अप्लाई करनी है फील्ड। पार्शियल अर्थिंग अप ऑन 45 डेज आफ्टर प्लांटिंग रिड्यूस द इंसिडेंस। जो पार्शियल अर्थिंग अप है 45 डेज आफ्टर प्लांटिंग, उससे भी अटैक जो है इसका कम किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट जो मेथड है फिजिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड। फिजिकल मेथड रिमूव एंड डिस्ट्रॉय डेड हर्ट्स। जो डेड प्लांट्स होते हैं उनमें पैथोजेंस, कई बार उनमें पैथोजेंस का अटैक होता है, उसके बाद जो प्लांट है वो डेड हो जाता है। ओके, तो डेड प्लांट्स को इंश्योरली जो फील्ड से रिमूव कर देना चाहिए। इंस्टॉल फिरोमोन ट्रैप्स एट द रेट 10 OS per hectare for surveillance and monitoring. Change the septalure once in 30 days. जो फिरोमोन ट्रैप्स होते हैं, ओके, जो फिरोमोन ट्रैप्स होते हैं ये मेल और फीमेल इंसेक्ट पेस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो फिरोमोन ट्रैप्स अगर लगाते हैं तो उससे भी अटैक को कम किया जा सकता है, क्योंकि फिरोमोन ट्रैप से जो इंसेक्ट पेस्ट है वो ट्रैप कर लिए जाते हैं और बाद में उनको फील्ड से रिमूव कर दिया जाता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल्स अप्लाई ग्रैनुलोसिस वायरस 1.5 into 135 IBS पर हेक्टेयर। ओके, 750 डिजीज लार्वा पर हेक्टेयर अगर हम अप्लाई कर रहे हैं ग्रैनुलोसिस वायरस के, तो उससे भी ये वायरस क्या करते हैं, ये वायरस इंसेक्ट पेस्ट पे अटैक करते हैं, क्योंकि वायरस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट या पेस्ट पे अटैक करेंगे जो कि हमारी क्रॉप को डैमेज करते हैं। तो ये वायरस जो है उन इंसेक्ट पेस्ट पे अटैक करते हैं और उनको किल कर देते हैं। ओके, तो इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं 35 और 50 डेज आफ्टर प्लांटिंग। रिलीज 155 125 gravid females of Steromypsis inferens a टेक्निड पैरासाइट। ये पर एकड़ ये एक पैरासाइट होता है। ओके, स्ट्रेप्टोमाइपस इन्फेरेंस जो है, तो इस पैरासाइट का भी यूज कर सकते हैं बायोलॉजिकल मेथड के अंडर जब हमने कंट्रोल करना है इंसेक्ट पेस्ट को। ओके, तो इस तरीके से बायोलॉजिकल मेथड को भी हम जो है वो यूज कर सकते हैं। केमिकल मेथड है लास्ट में, अप्लाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड इफ द पेस्ट क्रॉस। जो इकोनॉमिकल हमारा लॉस है जब वो क्रॉस हो जाता है, जो इकोनॉमिकल टॉप लॉस है, मतलब उससे ज्यादा जो टॉप लेवल का लॉस है क्रॉप में, अगर इंसेक्ट पेस्ट से उतना बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो इन केमिकल्स का यूज भी किया जा सकता है। जैसे कार्बोरिल प्लस सेविडोल है 4% ग्रैनुलर 12.5 kg। ओके, या कार्बोफ्यूरन है 3G 33 kg, इसका भी यूज किया जाता है। इसको हमने सॉइल में अप्लाई करना है। द ग्रैनुलर एप्लीकेशन शुड बी इमीडिएटली फॉलोड बाय द इरिगेशन। इरिगेशन बाद के बाद इमीडिएटली हमने जो ग्रैनुलर एप्लीकेशन है वो देनी है फील्ड में। क्लोरपाइरिफॉस का यूज कर सकते हैं 100 ml। A sticker like Tipol can also be added to make the solution stick onto the surface of the crop। क्लोरपाइरिफॉस यूज कर सकते हैं 100 ml। ओके, इट इज प्रेफरेबल टू यूज हाई वॉल्यूम स्प्रेयर टू बी मोस्ट इफेक्टिव। ज्यादा इफेक्टिव एप्लीकेशन के लिए जो हाई वॉल्यूम स्प्रेयर हैं उनका यूज करना चाहिए। ओके, तो ये थे इंसेक्ट पेस्ट डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट को, कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट हैं, कौन कौन सी डिजीजेस हैं और कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वीड मैनेजमेंट रिक्वायर्स वीड फ्री फॉर द फर्स्ट 90 to 100 days। जो हमारा फील्ड है
वो सोइंग के बाद या प्लांटिंग के बाद 90 टू 100 डेज वीड फ्री रहना चाहिए, ताकि जो कंपटीशन है, क्रॉप बीट कंपटीशन, वो बिल्कुल जीरो हो या बिल्कुल कम से कम हो। एंड मोस्ट सेंसिटिव टू वीड्स ड्यूरिंग टिलरिंग स्टेज। जो टिलरिंग स्टेज है उस पे शुगर केन क्रॉप जो है वो बहुत सेंसिटिव होती है वीड क्रॉप कंपटीशन को लेकर। मैनुअल वीडिंग कर सकते हैं 30 दिन के बाद, 60 डेज और 90 डेज आफ्टर प्लांटिंग इज इफेक्टिव टू कंट्रोल। अगर हमने मैनुअल जो वीडिंग करी है, मैनुअली अगर हम रिमूव कर रहे हैं वीड्स को 30 डेज आफ्टर प्लांटिंग, उसके बाद 60 डेज आफ्टर प्लांटिंग, उसके बाद 30 डेज का गैप और 90 डेज आफ्टर प्लांटिंग, तो ये एक इफेक्टिव अप्रोच है टू सेव द फील्ड फ्रॉम द वीड। Trash mulch at 45 days after planting at the rate 7 to 10 ton per hectare और 10 सेंटीमीटर थिक इज इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी वीड्स। अगर हमने मल्चिंग, ट्रैश मल्चिंग अप्लाई की है और 45 डेज आफ्टर प्लांटिंग अगर हम कर सकते हैं, तो उससे भी वीड्स जो हैं काफी हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। Application of atrazine at the rate 5 kg per hectare in 1125 liters of water to be sprayed on the third or fourth day after planting depending upon the soil moisture। soil moisture पे डिपेंडेंट अगर हम वीड्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड अगर यूज करना है, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड अगर यूज करते हैं, तो एट्राजिन को हम लोग यूज कर सकते हैं एट द रेट 5 kg पर हेक्टेयर। इसको 1125 लीटर वाटर में सबसे पहले इसको डिजोल्व करना है और उसके बाद इसकी स्प्रे करनी है 3 और 4 दिन के बाद, जो प्लांटिंग के बाद। At 20 and 60 days of planting, spraying of 2,4-D plus gramazine 2.5 liters in 125 liters per hectare is recommended। 2,4-D का यूज वैसे तो ये बंद हो चुकी है, चलो ग्रामाक्सोन का यूज किया जा सकता है। इनिशियल प्लोइंग, ट्रैश मल्चिंग और द वीड कंट्रोल मेथड्स इन रटून। जो रटून क्रॉप होती है तो उसमें हम प्लोइंग कर सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं, उससे जो वीड्स हैं इफेक्टली कंट्रोल हो जाएंगे। नेक्स्ट इज राइपनिंग, पकना। राइपनिंग, अल्टीमेट इकोनॉमिक प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन इज नॉट द सीड बट द शुगर स्टोर्ड इन द स्टॉक। जो हमारा इकोनॉमिक प्रोडक्ट है शुगर केन क्रॉप में, वो है जूस कंटेंट, है ना। सीड प्रिपेयर करना नहीं बल्कि जूस कंटेंट है। एक्यूमुलेशन ऑफ शुगर इन स्टॉक बिकम सून आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एलोंगेशन फेज। जब वेजिटेटिव फेज जो है, जब एलोंगेशन फेज मतलब जब हाइट जो है जितनी प्लांट की होनी चाहिए उतनी हाइट जब प्लांट पहुंच जाता है उतनी हाइट तक, उसके बाद जो है शुगर बनना प्लांट में स्टार्ट होता है। When glucose produced during photosynthesis is converted to sucrose stored in stock। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज है। ओके, और ग्लूकोज के बाद जो है ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है शुगर सुक्रोज में, और उसके बाद केन में ये स्टोर होता रहता है। As the cane is ripened, sheath moisture should be dropped down from 85 टू 72%। जब जो केन है वो हमारा पक जाता है, तब जो उसका मॉइस्चर है वो कितना 85 से कम होकर 72% तक आ जाता है। लास्ट जो है हार्वेस्टिंग। इन नॉर्थ इंडिया केन राइपन्स अर्ली दिसंबर बट शुगर कंटेंट ऑफ जूस राइसेस अप टू मार्च। जो नॉर्थ इंडिया में जो केन है वो जब अर्ली दिसंबर मंथ में, दिसंबर के स्टार्टिंग में ही पक जाता है, लेकिन जो जूस कंटेंट है ओके मार्च तक उसमें ऐड होता रहता है।
जो जूस है, फोटोसिंथेसिस होती है, उससे ग्लूकोज बनता है, और उससे जो शुगर केन में जो केन होता है उसमें ऐड होता रहता है, किसकी फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में। मैच्योरिटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ड्राइंग ऑफ ओल्डर लीव्स, लीविंग फ्यू टॉप लीव्स ग्रीन। जो इसकी मेच्योरिटी है उसका कैसे पता चलता है, सभी क्रॉप्स में यही होता है कि जो पुराने लीव्स होते हैं या तो ड्राइंग अप होना स्टार्ट हो जाते हैं या येलोइश हो जाते हैं, जो थोड़े बहुत लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के बचते हैं। इफ द रीडिंग ऑफ द हैंड डिफेक्ट्रोमीटर शोज बिटवीन 17 to 18, द क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्ट। जो रेफ्रेक्ट्रोमीटर है अगर उसमें रीडिंग जो जिससे कि पता चलता है कि क्रॉप जो है हमारी रेडी टू हार्वेस्ट है, अगर उसमें रीडिंग जो है 70 to 18 है, तो इसका मतलब जो है कि क्रॉप रेडी टू हार्वेस्ट है। मिडल पोर्शन ऑफ केन शुड बी टेकन फॉर रीडिंग। जो मिडल पोर्शन होता है ना, उस वो लिया जाता है रीडिंग के लिए। बाय स्वीटनेस ऑफ द केन हार्वेस्ट कैन बी डन। जो स्वीटनेस चेक करी जाती है और उसके बाद जो है हार्वेस्टिंग की जाती है प्लांट की। स्टॉक्स आर कट एट द ग्राउंड लेवल, ड्राइड लीव्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ फ्रॉम द केन। जो स्टॉक्स होती हैं, जो स्टेम होती है, वो ग्राउंड से कट की जाती हैं और उसके बाद उनको स्टोर किया जाता है। यील्ड जो है, व्हेन सुक्रोज एक्सीड्स 16%, जूस प्योरिटी इंक्रीज ओवर 85%, केन इज मेच्योर। जब जो जूस प्योरिटी है 85% तक है और सुक्रोज जो है 16% तक है, इसका मतलब जो केन है हमारा वो रेडी टू हार्वेस्ट है, मेच्योर हो चुका है। यील्ड की बात करें अगर, 11 to 12 मंथ क्रॉप जो है नॉर्थ इंडिया में, उसकी यील्ड 400 to 500 क्विंटल पर हेक्टेयर है। जो 18 मंथ क्रॉप है साउथ इंडिया में, उसकी यील्ड जो है 1000 to 1200 क्विंटल पर हेक्टेयर है। ओके, नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर केन। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं शुगर केन के? जैगरी है, गुड, ओके। जूस कंसंट्रेट है, जो जूस है उसके कंसंट्रेट कंसंट्रेट किया जाता है उसको। पाउडर जैगरी है, जिसको शक्कर बोला जाता है। विनेगर है, विनेगर इससे बनता है। शुगर है ना, जो क्रिस्टल शुगर होती है वाइट, वो उससे बनती है। उसके बाद इथेनॉल है, मोलेसिस है, जो अल्कोहल है। तो ये काफी प्रोडक्ट्स हैं जो कि शुगर केन से बनाए जाते हैं। शुगर केन जो उसके जूस, शुगर केन का जूस होता है उसको पहले गर्म किया जाता है भट्टी में, ठीक है। और जैसे कि पूरा गर्म हो जाता है, उसके बाद जो है उससे मेन जो शुगर हमारा जो गुड़ है, जैगरी है, वो प्रिपेयर की जाती है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द शुगर केन क्रॉप।